बंधक कांड की, जिसमें पुलिस की लापरवाही और सच को छिपाने की कोशिश बेपर्दा हो गई। तो यूपी में बाढ़ के कहर से हाहाकार मचा हुआ है। संभल में एक बच्ची को 19 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर क्यों आत्महत्या करनी पड़ी, सब कुछ देखेंगे और आपको दिखाएंगे स्पेशल स्टोरी में। आगरा में बस हाईजैक की कहानी जो पुलिस ने बताई वो कितनी फर्जी है, और बस बंधक कांड में एसएसपी आगरा बबलू कुमार किस तरह विलेन है। आगरा बस कांड की पूरी कहानी हम आपको अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिन मंगलवार, समय रात 10:30 बजे, जगह आगरा का न्यू दक्षिणी बाईपास। जगह और समय जानने के बाद इस बस को देखिए और सोचिए कि कैसे कानून व्यवस्था को किनारे लगाते हुए पूरी की पूरी बस हाईजैक कर ली गई। वीवीआईपी जिले में कहानी में जितने ट्विस्ट हैं, उतनी ही बड़ी लापरवाही है, ड्रामा है और खाकी के झूठ के पुलंदे। 16 घंटे सड़क पर मुसाफिर के सिर पर खतरा मंडराता रहा। आगरा के एसएसपी साहब फिल्म की स्टोरी गढ़ते रहे। बस के हाईजैक होने की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएं, उससे पहले समझिए पुलिस कैसे फजीहत कराने के बाद फिल्मी कहानी गढ़ती रही। बस हाईजैक, पुलिस बनाती रही कहानी। सच्चाई की जगह ड्रामे रचते रहे एसएसपी आगरा। अपने ही बनाए जाल में फंसी आगरा पुलिस। अपराधियों को बचाने में जुटी पुलिस बेनकाब। सड़क पर खुलेआम खतरे का खेल, खाकी बेखबर। मंगलवार की रात से लापता बस को भले ही बुधवार दोपहर 1:30 बजे इटावा के बलरई थाना से बरामद कर लिया गया हो, पर सवाल कई है। सच्चाई जो बताई गई, जो दिख रही, जो हुआ, उसमें बहुत अंतर है। पहले बताते हैं कि कहानी बताई क्या गई और सच क्या निकला। पुलिस का खुलासा, फाइनेंस कंपनी वालों ने बस को बंधक बनाया। सच्चाई, बस की कोई किस्त बाकी नहीं थी। पुलिस का खुलासा, कंपनी के कर्मचारियों ने बस को हाईजैक किया। सच्चाई, पैसे के लेन देन के विवाद में वारदात हुई। पूरी छानबीन पूछताछ में प्रथम दृष्टया इस बैंक के इस बस के जो फाइनेंस कंपनी है जिसने फाइनेंस की है, उनके द्वारा लिया जाना प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। क्योंकि मुझे जानकारी प्राप्त है बस फाइनेंस नहीं थी, वो किसी ने साजिश के तहत उसको उठवा लिया है। बस बरामद होने के बाद अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है, लेकिन इतने बड़े मामले में पुलिस की कार्यशैली कटघरे में है। पुलिस हवा में तीर मारती रही, तलाश के कोरे प्रयास किए जाते रहे। बस को हाईजैक करने वालों ने खुद ही बस को छोड़ दिया, लेकिन पुलिस की इसमें कोई कामयाबी नहीं। ऐसे में आगरा पुलिस पर कई सवाल हैं। क्या आगरा एसएसपी पूरी तरह से फेल है? बड़ी वारदात में रवैया लापरवाह क्यों रहा? आगरा से अगवा बस इटावा तक गई और खाकी खाली हाथ कैसे रही? ना कहीं चेकिंग, ना कोई रोक, क्या यही है सुरक्षा का दावा? क्यों झूठी कहानी गढ़ने की जरूरत पड़ी? खुद की लापरवाही पर पर्देदारी के लिए कहानी, खुलासे की ऐसी जल्दबाजी क्यों? साफ है कि पुलिस पहले ही नाकाम थी। बस भरपाई के लिए कहानी गढ़नी थी और वो बनती चली गई। क्या आगरा में कानून व्यवस्था का यही हाल है कि कोई कहीं भी किसी जगह से बस को हाईजैक कर ले, कहीं भी बस को ले जाए और पुलिस केवल हवा में तीर मारती रह जाए? क्या ये बड़ी नाकामी नहीं और लापरवाही नहीं आगरा में कदम कदम पर? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
आगरा में 34 सवारियों से भरी बस को बंधक बना लिया जाता है और फिर बस इटावा से बरामद हुई। इन दोनों बातों के बीच पूरी कहानी एसएसपी की झूठी स्क्रिप्ट और फाइनेंस के फंडे पर आधारित थी। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए आप। बुधवार की सुबह यूपी में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां आगरा में 34 यात्रियों से भरी बस को अपराधियों ने बंधक बना लिया। आगरा के मलपुरा के पास न्यू दक्षिणी बाईपास में रायभा टोल प्लाजा के पास से सवारियों समेत बस को बंधक बनाने का मामला सामने आया। जिसके बाद आगरा से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। बस गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के पन्ना जा रही थी। ड्राइवर का कहना है कि बस को पीछे से रुकवाया गया और उन लोगों ने खुद को फाइनेंस कर्मी बताया। रास्ते में बस को रुकवाया, सारी सवारियों के पैसे वापस करवाए, खाना भी खिलाया और ड्राइवर को एतमादपुर इलाके में बस से उतार दिया। गाड़ी वाले ये पहले इनको उतारा, मोबाइल वाली इनका ड्राइवर साहब, मैं सो रहा था। सीन ने बताया कि अंदर है स्टाफ, पकड़ के मेरे को खींच के गाड़ी में ले गए। कितने लोग थे वो हमें जो ले गए वो 4 लोग। किस में सवार थे वो एक गाड़ी थी ना। और आगरा पहुंचने वहाँ हमें बस चेंज हुआ हमारा, और हमें दूसरी बस में बैठाया गया। किसने बैठाया? हमें कंडक्टर ने बैठाया गया। ठीक है। और जब हम वो दूसरी गाड़ी में बैठ गए तो हमें दूसरी गाड़ी से आगे ले जाया गया। और भी उस गाड़ी जब बैठाया गया तो बाहर गाली गलौज हो रहा था। इस मामले में 5 आरोपियों में से एक की तस्वीर जारी हो चुकी है और पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। लेकिन पुलिस ने इस केस में गजब की थ्योरी बताई। पुलिस का कहना है कि बस का फाइनेंस को लेकर विवाद था और फाइनेंस कंपनी के लोगों ने ही ये कारनामा किया। एसएसपी बबलू कुमार ने खुद कहा कि मामला फाइनेंस से जुड़ा है। पूरी छानबीन पूछताछ में प्रथम दृष्टया इस बैंक के इस बस के जो फाइनेंस कंपनी है जिसने फाइनेंस की है उनके द्वारा लिया जाना प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आगरा से बंधक बनाई गई बस इटावा के बस बलरई थाना क्षेत्र के एक ढाबे से बरामद हुई है। बीहड़घाट थाना है हमारे जनपद का, थाना बलरई। उस थाने के अंतर्गत एक ढाबे के पीछे इटावा पुलिस को बस मिल गई है। इसको एक व्यक्ति यहाँ पर लेके आया था। इस प्रकरण में अभी पूरी जांच चल रही है। आगरा पुलिस के साथ हम टच में हैं और अभी लोगों से पूछताछ की जा रही और इस केस को डेवलप किया जा रहा है। इस मामले में आरोप है कि पुलिस झूठी कहानी रच रही है। बस मालिक के रिश्तेदार का दावा है कि फाइनेंस का कोई भी मामला नहीं है, तो श्रीराम फाइनेंस कंपनी का भी साफ साफ कहना है कि 2 साल पहले ही लोन सेटल हो चुका था। कंपनी ने इसका पूरा ब्यौरा भी दिया है। बस दीपा अरोड़ा के नाम पर खरीदी गई थी और बस से कोई लेन देन बाकी नहीं था। पुलिस झूठी कहानी रच रही है। हालांकि कंपनी का कोई भी शख्स कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। क्योंकि मुझे जानकारी प्राप्त है बस फाइनेंस नहीं थी, वो किसी ने साजिश के तहत उसको उठवा लिया है। अभी तक तो सुनने में आता था कि लोगों का अपहरण हो रहा है और उत्तर प्रदेश का ये अजीब सरकार है जहां पर बस का हो गया इस तरह का। तो ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल है। साफ है कि पुलिस गुमराह कर रही है और अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए फाइनेंस की झूठी कहानी रच रही है। लेकिन अब झूठ से पर्दा हट गया है। बस बरामद हो चुकी है, सभी यात्री सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ये 5 अपराधी कब तक पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अनुपम पांडे, भारत समाचार, आगरा। यूपी में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। इस सत्र में कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा जाएगा। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ विपक्ष का कोहराम। ऐसे में कैसा होगा सत्र, ये देखना दिलचस्प होगा। अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी विधानसभा का इस बार का सत्र ऐतिहासिक होने जा रहा है। कोरोना को देखते हुए सदन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। हाल ही में विधानसभा के 20 कर्मचारियों के पॉजिटिव होने के बाद से हड़कंप मच गया था। लेकिन ऐसे में 3 दिन का सत्र चलाने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हमने सभी विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में सभी दलों के नेताओं ने आश्वासन दिया है कि वह
कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करेंगे, सदन की कार्यवाही के संचालन में सहयोग करेंगे। सत्र से पहले विधान परिषद के कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट कराया गया। विधान परिषद के जो कर्मचारी हैं उनका कोरोना टेस्ट शुरू करवा दिया गया है। आज से लगभग 200 कर्मचारी हैं, एक के बाद एक लोगों को जो है वो बुलाया जा रहा है और यहाँ कोरोना की जांच की जा रही है। भी कर्मचारी या जो भी विधान परिषद सदस्य कोरोना की जांच करा के आएंगे उन्हीं को यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा, बाकी किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 65 साल के ऊपर के विधायकों और वो विधायक जिन्हें कोई भी बीमारी है उन्हें सदन में आने से रोका गया है। उनसे अपील की गई है कि वो ऑनलाइन जुड़कर कार्यवाही में हिस्सा लें। सदन में आने से पहले मास्क लगाना जरूरी होगा, साथ ही सभी का टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा और सैनिटाइजेशन भी होगा। वहीं सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। विरोधी दल ब्राह्मण पॉलिटिक्स का मुद्दा उठा सकते हैं, तो सरकार ने भी अपने विधायकों को संयम में रहने की सलाह दी है। सत्र से पहले विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें सभी से सत्र के लिए सहयोग मांगा गया। सभी दलीय नेताओं ने विधानसभा की कार्यवाही को कोरोना महामारी के मद्देनजर उसका पूरा प्रोटोकॉल पालन करने, सदन की कार्यवाही चलाने का आश्वासन मुझे दिया। विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हम सदन चलाने में पूरा सहयोग करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी सुरक्षा के उपाय हैं उनका हम पालन करेंगे। जनता से संबंधित जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को कम समय में हम अच्छे ढंग से उठाकर उसका समाधान निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। कानून व्यवस्था पूरी तरह उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है, इस पे चर्चा सदन में होगी। 3 दिन के इस सत्र के पहले दिन शोक सभा और श्रद्धांजलि के बाद सदन स्थगित किया जाएगा और 21 अगस्त को सदन चलेगा। देखना होगा कि कोरोना काल में सदन के अंदर किन मुद्दों को लेकर सियासी गहमागहमी बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी के कई शहरों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आगरा में मकान गिरने से मलबे में दबकर एक परिवार के 3 लोगों की डेथ हो गई। तो वाराणसी, फर्रुखाबाद में बढ़ता जलस्तर चिंताएं बढ़ा रहा है। कहीं कार बाढ़ के पानी में फंसी है तो कहीं ट्रैक्टर। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी के कई जिलों में बारिश और बाढ़ का कोहराम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। गोंडा में नवाबगंज इलाके के दर्जनों गांवों में पानी घुस गया है। यहां घाघरा और सरयू दोनों ही नदियां उफान पर हैं। फर्रुखाबाद में भी गंगा और रामगंगा दोनों ही नदियां विकराल रूप में हैं। नरौला बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से गंगा का जलस्तर बीते 24 घंटों में 5 सेंटीमीटर बढ़ गया है। बाढ़ ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। सभी बाढ़ चौकियां जो हैं वो उनमें सतर्क कर दिया गया उनको। सभी एसडीएम से हमारी लगातार संपर्क में उनसे बात हो रही है। पानी आज दोपहर बाद से कम होना शुरू होगा। जिस तरह का डिस्चार्ज ऊपर से आ रहा है, स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी गांव यदि सबमर्ज है, मैरून हो गया है और 24 घंटे तक मैरून रहता है तो हम वहाँ पर सहायता दिलवाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो किस प्रकार से ये गांव है। गांव में चारों तरफ ये जो है पूरा पानी ही पानी हो गया। बाढ़ का पानी यहाँ जो है गांव में घुस आया है, जहाँ लोगों को दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ करीब जो है कि बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक गाँव पूरी तरीके से बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गए हैं। वहीं पर जिला प्रशासन ने अभी तक किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं की, न ही ग्रामीणों के बचाव के लिए कोई भी राहत कार्य शुरू किया है। आगरा के डोली खार में बारिश की वजह से मकान गिर गोली मार आला आरोपी मौके से फरार। पहुंचकर मोर्चा संभाला और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। ललितपुर में भी बारिश की वजह से राजघाट बांध का जलस्तर बढ़ गया। आसपास के गांवों के लोगों को अलर्ट कर दिया गया। मथुरा में जलभराव की वजह से यात्रियों से भरी बस पूरी तरह से डूब गई। रेस्क्यू करके सभी को बाहर निकाला। तो हमारी रेस्क्यू टीम जो थी वो तत्काल जो है घटनास्थल पर पहुंची और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में
और वहाँ पर कार्य जो है रेस्क्यू का जारी किया गया। तो उसमें जाकर देखा तो वहाँ पर तकरीबन जो था 8 से 9 फीट के करीब पानी अंडरपास के नीचे भरा हुआ था और बस पूर्ण रूप से उसके अंदर डूबी हुई थी और खाली जो बस का ऊपर वाला जो आधा फीट का हिस्सा था वही बचा हुआ था और उसके अंदर यात्री हुए थे। फिर हमने अपने रेस्क्यू उपकरणों के जरिए उन जो यात्री थे 12 से 15 के करीब हमारे को यात्री वहाँ पे बस के अंदर मिले तो उनको रेस्क्यू करके सकुशल बाहर निकाला गया। लखीमपुर खीरी में बाढ़ के पानी में ट्रैक्टर फंस गया। मामला करसौर इलाके का है। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई तो वाराणसी में गंगा पूरे उफान पर। यहाँ घाट के किनारे इलाकों में जलभराव है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की माने तो गंदे पानी से उन्हें आना जाना पड़ रहा है। इससे बीमारियों का खतरा दोगुना हो जाता है। पानी से तो हम लोग बहुत ही लाचार है। 10 साल से नाला का सफाई नहीं हो रहा है। थोड़ा भी बारिश हुआ बस पूरा कॉलोनी में पानी आ जा रहा है और पोशाक लाने में सब्जी लाने में परेशानी हो रही है। बच्चे हैं घर में छोटे छोटे। कोई देखने आया आप लोगों को? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बरसात आता है बस पानी भर जाता है। मान लीजिए 10 साल से यही है हाल यहाँ का। हर एक साल थोड़ा भी पानी हो जाता है नाला ओवरफ्लो करने आता है। जल प्रतिनिधि आते हैं अपना घूम घाम के चले जाते हैं। अगले बार ये होगा वो होगा। बहुत तरह से हम लोगों को सुझाव देकर चले, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। इसमें तरह तरह की दिक्कत परेशानी हो रही है। पहला चीज़ है कि यहाँ पे पानी इतना सड़ जा रहा है 3-4 दिन में कि एकदम पैर में खुजली पानी में चलने पे। इस कोरोना काल में आदमी को बाहर भी नहीं जाना है, उसमें भी क्या कीजिएगा, मजबूरी है दूध वगैरह बच्चों के लिए। बारिश की वजह से बस्ती, गाजियाबाद, कासगंज, एटा में जगह जगह जलभराव देखने को मिला। लोगों को गर्मी से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका से लेकर जिले के प्रशासन और व्यवस्थाओं के दावे की पोल खोल कर। हरदोई में भीषण जलभराव होने की वजह से लोग परेशान हैं। संडीला इलाके में कई औद्योगिक इकाइयां हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्लाईवुड कंपनी में काम करता हूँ। जल भराव के कारण हम लोग आते हैं, नहीं भी आते हैं और कई बार गाड़ी से गिर चुके हैं सर। और इस पानी का निकलने का कहीं जुगाड़ नहीं है। हमें आने जाने में बहुत तकलीफ है सर। जल भराव की समस्याएं बहुत ही ज़्यादा है। जल निकासी का कोई भी यहाँ पे साधन संसाधन नहीं है। UPSIDC के द्वारा अभी तक मेरे ख्याल से 5 साल मुझे फैक्ट्री लगाए हुए हो गया है। किसी प्रकार का कोई रोड, नाली, जल निकास के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए हम उद्यमियों को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। बाढ़ और बारिश का ये कहर फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब न्याय की उम्मीद बढ़ गई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद CBI जांच के आदेश दिए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। देश की नजर सुप्रीम अदालत पर थी। सुशांत का परिवार बेटे के लिए इंसाफ मांग रहा था। सुशांत के फैंस लगातार कैंपेन चला रहे थे। बॉलीवुड से लेकर विदेशों तक सुशांत के समर्थन में लोग खड़े थे और मांग सबकी एक ही थी, जस्टिस फॉर सुशांत, जिसके लिए CBI जांच की मांग बिहार सरकार ने की थी। महाराष्ट्र पुलिस इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया था। उसी सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत की जिंदगी और मौत के बीच की सभी अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने का आदेश दे दिया है और ये काम उसे ही सौंपा गया है जिसकी मांग 2 महीने से की जा रही थी। सुशांत केस में जांच का रास्ता साफ। सुशांत को इंसाफ मिलना तय। सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुप्रीम आदेश। CBI करेगी पूरे मामले की जांच। कि कोई कितना भी मजबूत हो स्टेट, जो सत्य को छुपाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण कई परिवारों को अपने पर्सनल रिश्तों का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, अपने अंतरंग फोटोज को रिलीज करना पड़ेगा, न जाने कितने द्वंद से गुजरना पड़ेगा। वैसे में विश्वास हुआ है कि इस देश में न्याय है और न्याय सत्य तक ले जाएगा सुशांत सिंह राजपूत के। सारे लोग जो जो खेल खेल रहे थे या जो चीज़ें छुपाई जा रही थी या जो चीज़ उगल नहीं रहे थे, दे विल टेक आउट एवरीथिंग। ऑल द फेसेस विल कम आउट। एवरी दूध का दूध पानी क्लियर होगा ना। डेथ है, आत्महत्या है, मर्डर है, पॉइजन्ड है, क्या है, प्रोवोकेशन है, एटलीस्ट क्लियर तो हो। 14 जून का वो मनहूस दिन जब सुशांत की मौत की खबर सबके सामने आई थी।
सुशांत जैसे जिंदा दिल एक्टर के सुसाइड करने की खबर किसी के भी गले उतर नहीं रही। और पहले दिन से लेकर अब तक सुशांत के सभी चाहने वाले इसे प्लान किया हुआ मर्डर मानते आ रहे थे और लगातार मुंबई पुलिस की जांच को सवालिया नजरों से देख रहे थे। सुशांत के पिता ने जब पटना में बेटे की मौत का सच और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, तभी से ये लड़ाई तेज हो गई थी। सुशांत की बहनें हों या परिवार, वो लगातार सुप्रीम जांच एजेंसी सीबीआई से अपने भाई की मौत की जांच करवाना चाहती थी और लगातार लोगों से अपील भी कर रही थी कि उनकी बात भी सुप्रीम कोर्ट सुन ले। और जिंदा दिल सुशांत की मौत की गुत्थी से अब जल्द पर्दा उठने ही वाला है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन